वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं जाना पहचाना और परिचित सा टॉपिक राजपूत राजवंश के बारे में। यह बीए तृतीय वर्ष के सेकंड प्रश्न पत्र में आता है। राजपूत कौन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसके बारे में विभिन्न इतिहासकारों के बीच में जो मत भिन्नताएं हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति। सामान्यतः हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई 647 ईस्वी में, उसके बाद उत्तर भारत में कोई भी एक ऐसा शासक नहीं रहा जिसका साम्राज्य हर्षवर्धन जितना बड़ा रहा हो। यूँ कहें कि अलग अलग छोटे छोटे भागों में विभिन्न राजवंशों ने अपने राज्य स्थापित किए और इन राजवंश संस्थापकों में सर्वाधिक राजपूत थे। 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, उस पूरे काल में राजपूतों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग राज्यों की स्थापना की। इसलिए इस पूरे काल को राजपूत काल भी कहा जाता है। और 12वीं शताब्दी के आते आते 36 राजपूत कुल है वो प्रसिद्ध हो गए। राजपूतों का जो प्रमुख गुण साहित्य में आता है वो साहस, त्याग, देशभक्ति और स्वाभिमान है। और उनकी जो कमजोरी आती है वो ये आती है कि पारस्परिक संघर्ष और द्वेष भाव था। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित राजपूत कौन थे, इसके संबंध में विभिन्न मत कौन कौन से प्रचलित है, इसके बारे में आज अपन महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं। तो राजपूत शब्द का अर्थ क्या होता है, यह अपने मन में एक प्रश्न आता है। राजपूत शब्द है वो संस्कृत के राजपुत्र शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है या उसका विस्तृत रूप है। राजपुत्र का अर्थ होता है राजा का पुत्र। 7वीं शताब्दी आते आते राजा शब्द है वो बड़े राजा की बजाय छोटे सामंतों के लिए भी यह एक उपाधि या पदवी हुआ करती थी। तो राजपुत्र का मतलब हो गया राजा का पुत्र, यानी वो छोटे छोटे सरदारों का भी यदि कोई पुत्र है तो उसको भी राजपुत्र कहा जाने लगा। पहले राजकुमार के रूप में इसका अर्थ था, लेकिन बाद में यह छोटे छोटे जमींदारों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 मत है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। पहला मत है विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा है भारतीय उत्पत्ति का मत। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत की यदि समीक्षा करें तो हमें यह पता चलता है कि विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने दिया। जेम्स टॉड एक अंग्रेज था और वह राजस्थान में काफ़ी समय तक रहा। उसने मेवाड़, मारवाड़ सहित राजस्थान के विभिन्न राजवंशों के बारे में अपनी पुस्तक द एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान में विस्तृत तरीके से लिखा है। और उस पुस्तक में ही वह राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताते हुए वह कहता है कि राजपूतों में कुछ ऐसे रीति रिवाज और सामाजिक मान्यताएं हैं जो रीति रिवाज और मान्यताएं विदेशी जाति खास करके शीथियन प्रजाति में मौजूद थी। शीथियन प्रजाति शक प्रजाति थी। टॉड का ये कहना है कि राजपूत है वो शकों की वंशज हैं, क्योंकि शक भी वही रीति रिवाज मानते हैं जो आज राजपूत मानते हैं। वो कौन कौन से रीति रिवाज है जिसके बारे में टॉड जिक्र कर रहा है, वो है यज्ञों का प्रचलन, रथों द्वारा युद्ध करना, मांसाहार का प्रचलन, रहन सहन और वेशभूषा में समानता। ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो जेम्स टॉड बताता है कि राजपूत और शकों में एक समान है और इस आधार पर ही वो इनको राजपूत को विदेशी उत्पत्ति का मानते हैं। जो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का अंग्रेजी में संपादन करके पुनः पब्लिश किया है विलियम क्रूक ने। और विलियम क्रूक भी जेम्स टॉड की तरह वह भी मानता है कि अंग्रेज जो राजपूत है वो विदेशी जाति की उत्पत्ति है। उनकी जो
मूल वंशज है वो विदेशी थे या शक थे। उनका ये भी कहना है कि भारत में ब्राह्मण जो कि बौद्धिक वर्ग था, उनका नास्तिक संप्रदाय कौन सी है? जैन और बौद्ध। ये ईश्वर को न मानने वाले, इसलिए इनको नास्तिक संप्रदाय माना जाता है। नास्तिक संप्रदाय से ब्राह्मणों को द्वेष था, इसलिए ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए विदेशों से आने वाले लड़ाकू योद्धाओं को शुद्ध करके उनको क्षत्रिय वर्ण में लाया, राजपूत वर्ण में लाए और उनको राजपद प्रदान किया। ऐसा विचार जेम्स टोड और उनके समर्थकों का है। इसी विचारधारा का समर्थन करने वाले एक और इतिहासकार है, इसका नाम है स्मिथ, डॉक्टर विंसेंट स्मिथ। उन्होंने कहा कि जो राजपूत प्रजातियां हैं जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुक्य, ये 4 प्रजातियों का जो उदय है वो शकों से और हुणों से हुआ है। और जो गहड़वाल, चंदेल और राष्ट्रकूट हैं, ये मध्य भारत की कुछ आदिम जनजातियों से बने हैं। स्मिथ की यह धारणा है कि शक और कुषाण जब भारत में आए तो उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और वो भारतीय समाज में पूरी तरीके से घुल मिल गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया और भारत में जो वर्ग था, जो प्रभावशाली वर्ग था, उसने उनको क्षत्रियत्व का पद दे करके उनको गरिमा प्रदान की, उनको महत्व प्रदान किया। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मनुस्मृति में व्रात्य क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरजी भंडारकर भी एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए। उनका भी ये मानना है कि राजपूत है वो विदेशी थे। उनके अनुसार वो जो डॉक्टर भंडारकर हैं, उनका जो आधार है वो एक अग्निवंशीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, अग्नि कुल की उत्पत्ति का सिद्धांत है। यह सिद्धांत सर्वप्रथम चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक में दिया है। चंद्रवरदाई राज जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने सबसे पहले अग्निकुल से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहते हैं? अग्निकुल की उत्पत्ति का सिद्धांत ये कहता है कि ऋषि वशिष्ठ ने आबू के पर्वतों पर एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में 4 योद्धा उत्पन्न हुए और उन 4 योद्धाओं के नाम हुए प्रतिहार, परमार, चौहान और सोलंकी। और इन 4 योद्धाओं ने बाद में अपने तलवार के बल पर नए नए राज्यों की स्थापना की और ये राजपूतों में सर्वप्रधान राज्य स्थापना करने वाले रहे। चौहान और गोहिलोत जैसे कुछ वंश विदेशी जातियों के पुरोहित थे और वो कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश के लोग हैं वो खज्जर जाति के समान है। एक खज्जर जाति जिसके बारे में बताया जाता है कि वो भी शकों और हुणों के साथ में आई थी, उस खज्जर जाति से गुर्जर प्रतिहारों का उदय हुआ है। ये ऐसा आरजी भंडारकर का मत है। इसके साथ में वो ये भी कहते हैं कि पुराणों में जो है नामक राजपूत वंश का उल्लेख किया जाता है वो भी एक विदेशी जाति थी। तो इस प्रकार से भंडारकर, स्मिथ और जेम्स टोड जैसे लोग मानते हैं कि राजपूत जो है वो मूलतः विदेशी थे और यहाँ पर भारत में आकर के इन्होंने भारतीय संस्कृति को अपना लिया और ब्राह्मणों ने इनका शुद्धिकरण किया, उनको पवित्र किया। जो पृथ्वीराज रासो में जो कथानक दिया गया है वह भी यही बताता है कि वो जो 4 योद्धा है उनको अग्नि से निकाला गया। अग्नि है वो किसी शुद्ध को शुद्ध करने वाला प्रक्रम माना जाता है। तो अग्नि से होकर के उन योद्धाओं को निकाला गया तो वो पवित्र हो गए, यानी भारतीय संस्कृति को मानने वाले हो गए। तो इससे भी पता चलता है कि शायद कहीं न कहीं ये कथानक जो जुड़ा हुआ है यह भी विदेशी उत्पत्ति के मत को पुष्ट ही करता है। लेकिन जो पृथ्वीराज रासो में जो कथानक दिया गया है, इस कथानक की इससे पहले किसी ने भी कोई उल्लेख नहीं किया है, कोई वर्णन नहीं किया है। जबकि पृथ्वीराज रासो है वो 12वीं शताब्दी के अंत में लिखा गया है और राजपूतों का शासन है वो 7वीं शताब्दी से शुरू हो रहा है। और ये 7वीं शताब्दी या 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी में कहीं भी इस कथानक का कोई विवरण नहीं मिलता है। इसलिए पृथ्वीराज रासो का ये जो कथानक है ये एक प्रकार से कल्पना कहा जा सकता है। तो विदेशी उत्पत्ति के जो समर्थक है वो यही मानते हैं कि राजपूत बाहर से आए और यहाँ आकर के उनका भारतीयकरण किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहासकारों का एक धड़ा है जो ये कहता है कि राजपूत मूलतः भारतीय थे, न कि विदेशी।
वो कौन कौन है? सबसे जो प्रमुख है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सी.वी. वैद्य है। इन दोनों ने राजस्थान के इतिहास पर भी काफ़ी काम किया है और इनका मानना है कि राजपूत है वो विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की संतान थे। इनका जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि यदि सभी राजपूत विदेशी जाति के होते तो भारत में 7वीं शताब्दी तक जो क्षत्रिय लोग थे वो कहाँ गए? उनका अस्तित्व कहाँ गया? क्या वो अपना वर्ण और धर्म छोड़ चुके थे या फिर वो क्षत्रिय ही राजपूत बाद में कहलाए? तो इन विद्वानों का यह तर्क है कि राजपूत है वो वास्तव में प्राचीन समय से, वैदिक समय से जो क्षत्रिय वर्ण चलता आ रहा है वही राजपूत है, कोई और या विदेशी नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि टोड ने जिन समान प्रथाओं का उल्लेख किया गया है वो सभी कल्पना पर आधारित हैं, क्योंकि ये जो रीति रिवाज हैं ये सभी भारतीय संस्कृति के मूल में मौजूद है। उदाहरण के लिए रथों का प्रयोग वैदिक काल से होता आ रहा है, यज्ञ का प्रचलन वैदिक काल से होता हुआ आया है। तो ये ऐसे लक्षण नहीं थे जो जेम्स टोड को पहली बार भारत में दिखे, ये ऐसे लक्षण थे जो भारतीय संस्कृति के साथ में अनादिकाल से जुड़े हुए हैं। इसलिए जेम्स टोड जो समानताएं बताता है वो भी कल्पना पर आधारित है, आधी अधूरी है। जैसे कि मांसाहार का प्रचलन, तो मांसाहार का प्रचलन है वो राजपूतों क्षत्रिय वर्ण में पहले से ही प्रचलन में आ रहा था। ऐसे शकों के आने से या उणों के आने से ऐसा हुआ हो, ऐसा मानना उचित नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि खजर नामक जिस जाति का उल्लेख भंडारकर महोदय करते हैं उसका किसी भी साहित्यिक प्रमाण नहीं मिलता है कि वो विदेशों से आए थे, और पृथ्वीराज रासों की जो रचना है वो भी काल्पनिक लगती है। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति का जो विदेशी मत है उसको इन आधारों पर खारिज किया गया है। साथ ही वो यह भी बताते हैं कि राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र शब्द से निकला है और इसका एक अपभ्रंश है, यानी उसका एक बिगड़ा हुआ रूप है जो प्राचीन क्षत्रिय जाति के लिए काम में आता है। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी, ये ध्यान रखिए, ये 5वीं सदी ईसा पूर्व की पुस्तक है, 5वीं सदी ईसा पूर्व की पुस्तक है ये, और इस पुस्तक में भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है और उसको राजन्य या रक्षक भी कहा गया है। क्षत्रिय का भी यही अर्थ होता है। महाभारत में भी अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को राजपूत कहा गया है। भवभूति ने कौशल्या को राजपुत्री कहा है, अर्थात राजा की पुत्री। तो ये जो राजपूत शब्द है ये भी कोई नया शब्द नहीं है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही राजपूत शब्द प्रचलन में आ रहा है और क्षत्रिय शब्द तो वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होता है। कल्हण की राजतरंगिणी में भी शाही परिवार के उत्तराधिकारों को राजपूत शब्द से अभिहित किया जाता है और धीरे धीरे यह राजपूत है वो शब्द है वो क्षत्रियों का स्थान ले लेता है और क्षत्रिय शब्द के बजाय राजपूत शब्द है वो अधिक प्रचलन में आ गया है। डॉक्टर ओझा ने जो मत दिया है उसके अनुसार वो ये कहते हैं कि जो पौंडरिक, चोल, द्रविड़, यवन, शक, पारद, पल्लव, ये जो सभी जातियां हैं जो कभी भारत में आई, ये जातियां वास्तव में पहले से भारत से परिचित थी और वैदिक रीति रिवाजों को मानने वाली थी। बाद में इन लोगों ने रीति रिवाजों को छोड़ दिया तो वो अलग सभ्यता वाले लोग हो गए और जब वही लोग वापस यहाँ पर आए तो उनका पुनः वैदिक संस्कारों के साथ में लाया गया तो उनको वापस राजपूत कहा गया, उनको क्षत्रिय कहा गया। तो वो ये बताते हैं कि क्षत्रिय जो शक या विदेशी जो जातियाँ थी वो भी पहले भारत की थी और उनका क्षत्रिय तो समाप्त हो गया था और बाद में उनको वापस क्षत्रिय तो मिल गया तो वो राजपूत कहलाए। इस प्रकार से दोनों मत हैं, जो विदेशी उत्पत्ति का मत है और भारतीय उत्पत्ति का। भारतीय उत्पत्ति का मत एक इसमें जाति व्यवस्था के साथ में भी जोड़ करके देखा जाता है कि जो आदिम जनजातियां थी जो जंगलों में रहा करती थी और उनका जो प्रमुख कार्य था वो लड़ाई करना था, शिकार करना था, वो अपने साथ में बड़े बड़े हथियार रखा करते थे। तो वो जातियां जब अपना दायरा बढ़ाते हुए धीरे धीरे जब उन्होंने अपने साम्राज्य बढ़ाए तो वो भी क्षत्रिय कहलाने लग गए। तो जो देशी उत्पत्ति का है, भारतीय उत्पत्ति का जो मत है वो ये भी कहता है कि ये जो जातियां हैं वो कोई बाहर से नहीं आई बल्कि यहीं से बनी है, या तो वर्ण संकर जातियों के रूप में बनी है या फिर आदिम जातियों से बनी हुई है या फिर वो पुराने क्षत्रिय वर्ण से निकली हुई जातियां हैं। तो इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के दोनों मत यहाँ पर अपने इसकी व्याख्या की है। और राजपूत शब्द जो क्षत्रिय वर्ण का यहाँ पर
रूपांतरण किया गया है, वो क्षत्रिय शब्द का अर्थ भी यही होता है कि जो हानि से रक्षा करता है। हानि से रक्षा करने के लिए उसे शस्त्र उठाना पड़ता है, और इसलिए राजपूतों ने शस्त्र उठाए और वो समाज की रक्षा, समाज की हानि होने से रोकने के लिए उन्होंने शस्त्र उठाए। तो इस प्रकार से राजपूतों के दोनों मतों की आज हमने समीक्षा की है कि राजपूत है वो विदेशी उत्पत्ति के थे या भारतीय उत्पत्ति के थे। लेकिन सामान्यतः जो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि राजपूत न तो पूर्ण रूप से विदेशी थे, न ही पूर्ण रूप से भारतीय थे, यानी इसमें भारतीयता के तत्व भी थे। कुछ जातियां ऐसी भी थी जो विदेशों से आई, बाकी अधिकतर जातियां हैं वो भारत से ही बनी हैं, और भारतीय उनका मूल निवास आदिम स्थान था। तो आज की क्लास यहीं तक। कल इसके आगे राजपूतों के विभिन्न राजवंशों के बारे में और ख़ास करके उनके राजस्थान के इतिहास में क्या भूमिका है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।